चलिए किसी भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप की कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं। इट इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में ही एक इंपॉर्टेंट टाइप की बायोमॉलिक्यूल्स है। इट इज न्यूक्लिक एसिड, जो अपने सामने अभी रिटर्न है। तो इसका स्टडी करना हम लोग इसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जो इसको इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनली उनका अटैचमेंट आपस में कैसे होता है, कौन कौन से टाइप की होती है, मतलब एकदम बेसिक जो एनालिसिस है वो करेंगे हम लोग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल। काफी इंपॉर्टेंट। और ये एक्चुअली क्या है कि इनकी कुछ एडिशनल फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट वन, और इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस जो है लिविंग सिस्टम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए करते हैं बात न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप टर्म को अगर इलेबोरेट करना स्टार्ट करें तो दो टर्म से बन रहा है, एक न्यूक्लिक एंड अनदर वर्ड इज एसिड। न्यूक्लिक वर्ड एग्जैक्टली लोकेट्स, दैट इज लोकेशन, लोकेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। तो लोकेशन इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक वर्ड से क्या पता चल रहा है कि दिस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किसी भी सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, लेकिन ध्यान से इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस में ही होती है। बोलने का मतलब ये है जो मेजर कंटेंट है न्यूक्लिक एसिड का, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्मिक रीजन्स में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिकली दो टाइप होता है, ये हम लोग बहुत एलिमेंट्री डिस्कशन है, बहुत पहले से जानते हैं। दो टाइप होती है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो अब अपने बोलने का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारी ऐसी सेल ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का प्रेजेंस आपको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होगा। बट दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, न्यूक्लिक वर्ड से न्यूक्लियस लोकेशन तो पता लग रहा है, लेकिन इट इज फॉर द मेजर कंटेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो उनका लोकेशन क्या है, इट इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। सेकेंड वर्ड डिनोट्स, दैट इज नेचर। नेचर ऑफ सच बायोमॉलिक्यूल इज एसिडिक। तो ये बेसिकली होती कैसी है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो सेकेंड वर्ड डिनोट्स दैट इट इज एसिडिक। अब और प्रॉपर्टीज को इलेबोरेट करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बात करना है बहुत ध्यान से। बायोमॉलिक्यूल्स को ओवर हम लोग ओवरऑल इनके मॉलिकुलर बेसिस, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एंड देर आर सच टू कैटेगरीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वन इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स, एंड अनदर वन इज द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स फॉर एग्जाम्पल लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो बोलने का पैरामीटर क्या था कि अगर बायोमॉलिक्यूल्स का जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है, इनका मॉलिक्यूलर वेट इफ बिकम्स ग्रेटर देन 800 डाल्टन, then such molecules can be considered as the biomicromolecules। और न्यूक्लिक एसिड के साथ बिल्कुल ऐसा ही था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अगर आप वर्ड्स को एलेबोरेट करना स्टार्ट करें तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, बायोमन्स लिविंग, मैक्रोमन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स, मतलब लिविंग सेल में प्रेजेंट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है, दीज आर known as biomacromolecules, and nucleic acid is also the example of बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब क्या है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये काफी लार्जर मॉलिक्यूल्स होती है, और जैसे न्यूक्लिक एसिड भी है। तो अभी बेसिकली ये क्या है कि जब भी प्रेजेंट होगी ना, तो इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। अब पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब है कि किसी सिंगल यूनिट का बार बार रिपीटेशन होगा, और उन सारे यूनिट्स के ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज पॉलीमर। तो इधर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब ये कैसे होता है, ये हम लोग नोटिस करते हैं। तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जैसे न्यूक्लिक एसिड के ओरिएंटेशन को अगर हम डिनोट करना स्टार्ट करें, तो जैसे मान लो दिस इज द सिंगल यूनिट, दिस इज द सिंगल यूनिट, दिस इज अनदर यूनिट, दिस इज ऑल्सो अनदर यूनिट। ऐसी कई सारी यूनिट जो है वो जब आपस में ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होगी, एक दूसरे से अटैच होना स्टार्ट होगी, कैसे होगी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब ये बॉन्ड कैसे बनती है, नहीं बनती है, तो यही चीजें आपको अच्छे से नोटिस करनी है। एंड ये जो डिस्कशन होगा ये कॉमन होगा पूरे बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, इट इज दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ दिस लॉन्ग चेन, एंड दिस सिंगल यूनिट इज एक्चुअली नोन एज मोनोमर। इट इज नोन एज मोनोमर।
तो अभी बोलने का मेरा मतलब क्या है कि दिस इज ऑल्सो अनदर सिंगल यूनिट, तो इट इज ऑल्सो मोनोमर। ये भी क्या है, दूसरी यूनिट, इट इज ऑल्सो मोनोमर। तो जितनी भी यूनिट यहाँ सामने दिख रही है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोमैरिक यूनिट। जब ऐसी कई सारी मोनोमैरिक यूनिट एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आती है, तो इनके बीच शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो एडजेसेंट मोनोमैरिक यूनिट्स के बीच में बन जा रही है। अब क्या है कि जब जब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली देयर वुड बी द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। हर लोकेशंस पे जहां जहां पे ऐसी बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा देयर वुड बी द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज एक्चुअली नोन एज डिहाइड्रेशन। इट इज एक्चुअली नोन एज डिहाइड्रेशन। D relates with the elimination, and hydra word is actually relates with the water. So there would be the elimination of water. So this process is actually known as dehydration. तो अभी बोलना क्या है कि ऐसी ऐसी एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो गया। मान लीजिए इधर भी कंटिन्यूड है, अभी इधर भी कंटिन्यूड है, तो दिस लॉन्ग चेन is actually known as, it is polymer. It is actually known as polymer, which get formed by the repetition of this monomeric unit, and this particular monomeric unit is actually the nucleotide. This unit is actually nucleotide. तो अब अपना बोलना क्या है कि जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होगी, एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुई, तो फिर क्या हुआ, इधर एलिमिनेशन हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल का, और ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होना स्टार्ट हो गई, और आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, एंड दिस बॉन्ड इज कोवलेंट इन नेचर। दिस बॉन्ड इज कोवलेंट इन नेचर। तो नेचर वाइज आप बात करेंगे तो ये आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि कई सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुई, इनके बीच में एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, और ये आपस में अटैच हो गई एक ऐसे बॉन्ड से जिसका नेचर तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर आप नाम देखेंगे तो ये इस सारे नाम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। तो नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बोलने के पीछे क्या लॉजिक है, सारी बातें होगी। एंड दिस पॉलीमेरिक चेन इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनो, पॉली मींस मैनी, कई सारी न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्गेनाइज्ड होने से ये बना है। सो दिस चेन इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दिस चेन इज एक्चुअली नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आगे चल के ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही ऑर्गेनाइज होगा, और फिर इट कैन बिहेव डायरेक्टली एज आरएनए, और ऐसी ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आगे चल के बनेगा डीएनए। तो वो खैर लेटर डिस्कशन है, वो हम लोग करेंगे। तो अभी मेरे बोलने का मतलब क्या हो पाया ओवरऑल, कि जब कभी भी, अभी क्या है कि न्यूक्लिक एसिड इट इज द एग्जांपल ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक मींस कई सारी मोनोमेरिक यूनिट का रिपीटेशन होना है, और इससे एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब वैसी वैसी चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर दो इन्वॉल्व होगी, तो आगे चल के ये डीएनए कहलाना है। और अगर ऐसी एक ही सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट दिखा, देन इट विल बिकम द आरएनए। तो अभी क्या है कि हम पढ़ना चाहते हैं, किसको पढ़ना चाहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड के पूरे कंपोजिशंस को आपको काफी अच्छे से पहले देखना पड़ेगा। अब कंपोजिशन अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे बेटर वे है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड किस कंपोनेंट से मिलके बनी है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रेक डाउन कराना चाहिए। इसका ब्रेक डाउन कराना चाहिए न्यूक्लिक एसिड का। मतलब अगर आप न्यूक्लिक एसिड को कॉन्टिन्यूसली ब्रेक करते चले जाएंगे, तो जो सबसे बेसिकली जिस कंपोनेंट पे आप पहुंचेंगे, तो इसका मतलब आसानी से पता लग जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बन रही है। तो आइए हम लोग बात करना स्टार्ट करें अभी। लेकिन ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अभी देखो, जब दो मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, तो आप सीधा सा बोलिए कि इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। जब तक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या है कि जिस बॉन्ड को फॉर्म होने में इधर से एलिमिनेशन हुआ था वाटर मॉलिक्यूल का, और ऐसे किसी बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं न्यूक्लिक एसिड का, और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखने और समझने के लिए आपको न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कराना होगा। और ब्रेक डाउन कराने के लिए इन सारे बॉन्ड्स को तोड़ना जरूरी है। जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी और ये सारी यूनिट एक दूसरे से अलग नहीं होगी, तब तक आप बता नहीं सकते एग्जैक्टली
कि कौन कौन सी मॉलिक्यूल से मिलके एक्चुअली ये पूरे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जिस बॉन्ड के फॉर्म होते टाइम यहाँ से एलिमिनेशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग इलेबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल जो इधर से एलिमिनेट हुई थी एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। So bond formation is the result of dehydration. Bond formation is actually the result of dehydration, and this bond breaking, अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो दिस बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स वाटर, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्चुअली नोन एज ब्रेकडाउन। के लिए हमेशा एक कॉमन वर्ड हम लेके आते हैं, एक्चुअली इट इज लाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, lysis means breakdown, but this time lysis takes place in the presence of water, so this procedure becomes hydrolysis। तो यहाँ से जो चीजें क्लियर हो रही है उसको आप जो है ऑर्गेनाइज करते चलिए। तो यहाँ जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो इट इज द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, और जब हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग कराना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकली जो रिएक्शन होना है इट इज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप आगे चल के अभी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली क्या करना चाहिए कि आपको बार बार उसका हाइड्रोलाइसिस कराना चाहिए। अगर आप कॉन्टिन्यूस मैनर में हाइड्रोलाइसिस कराते चले जाएंगे तो आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये ब्रेक होके कहाँ तक पहुंच पाती है, तो आप इनके बेसिक कंपोनेंट्स तक पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन पे बात करना है, और कंपोजिशंस के लिए जो है कि एक्चुअली कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनी है, अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए आपको ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा जिसका न्यूक्लिक एसिड्स का। तो अब आइए ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट करें न्यूक्लिक एसिड का। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आपको आसानी से पता लग पाएगा कि आखिर कौन कौन सी कंपोनेंट्स है जो फॉर्म कर रही है न्यूक्लिक एसिड को। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए मेरे पास अभी क्या है, इट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अभी क्या है, हम न्यूक्लिक एसिड लेके चले आए। अभी न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कराना है। ब्रेक डाउन कराना मीन्स इसको ब्रेक करके हम देखना चाहते हैं कि इनको फॉर्म करने में फाइनली कौन से केमिकल सब्सटेंस का रोल है। तो अभी क्या है कि अब एक बात तो तय हो गया कि अगर आप देखना चाहते हैं इसके कंपोजिशन को तो आपको कराना पड़ेगा क्या, ब्रेक डाउन। एंड ब्रेक डाउन इज नाउ बिकम्स द रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ क्या है, एक बार में हम पूरा ब्रेक डाउन नहीं कराना चाहते, सो इट इज द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हुआ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और एक बार जैसे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट थी तो वो सारी न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अलग हो जाएगी, और न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में जो यूनिट है वो आपको आइसोलेटेड मैनर में दिखेगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड को देख के हमको कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। मतलब आप अगर अपने प्रीवियस नॉलेजेस को भूल जाएं तो न्यूक्लियोटाइड से हमको कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये नॉन मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है ऐसा कुछ तो अगेन ब्रेक डाउन कराइए। ब्रेक डाउन कराने के लिए आपको वापस से जाना पड़ेगा किसके तरफ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। आपको वापस से कराना पड़ेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और जब आप कॉन्टिन्यूस मैनर में हाइड्रोलाइसिस कराते चले जाएंगे, जैसे देखो न्यूक्लियोटाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस हम कराते कराए तो यहाँ से दो कंपोनेंट में ये चीजें ब्रेक हो गई न्यूक्लियोटाइड। एक तो कंपोनेंट था न्यूक्लियोसाइड, first component is nucleoside, and another component is phosphate। अनदर कंपोनेंट इज फॉस्फेट। अगर आप चीज को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें तो अभी क्या है कि फॉस्फेट को देख के थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है क्या कि इसको तो हम लोग पढ़े सर फॉस्फोरस कंटेनिंग कोई ना कोई कंपाउंड होती होगी। लेकिन अगर आप निक्लोसाइड पे कंसंट्रेट करें तो अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो बात नहीं, अभी फिर से इसका ब्रेक डाउन करा के देख लीजिए। तो वन स्टेप और अगर ब्रेक डाउन आप कराते तो ऑब्वियसली आपको पता है कैसे कराना है, हाइड्रोलाइसिस से। अगेन अगेन जो है हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो हो गया हाइड्रोलाइसिस अगेन। तो जैसे ही एक बार और आप हाइड्रोलाइसिस करा देंगे न्यूक्लियोसाइड का, देन इट विल ब्रेक इन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेस। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेस। First one is nitrogenous base and the another one is pentose sugar. 5 carbon containing monosaccharide sugar is known as pentose sugar. तो second component is actually known as pentose sugar। तो अभी अब कंक्लूड करिए चीजों को। अभी आप ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ गए थे, अभी यूनाइट करते हुए ऊपर की तरफ आओ।
यूनाइट करते हुए अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको सबसे पहले पता लगेगा जो सबसे बेसिक कंपोनेंट था, दिस वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, और इसके साथ ऑर्गेनाइज्ड हुई विच वन, दैट इज पेंटोज शुगर। ये दोनों आपस में ऑर्गेनाइज्ड हुई, बॉन्ड फॉर्म हुआ इनके बीच, वो हम आगे चल के मेंशन करेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज। तो इन दोनों के अटैचमेंट से ही फॉर्मेशन हो पाया है न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ऑर्गेनाइज हो गई फॉस्फेट, then it will result into the formation of nucleotide। और ये जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ऑर्गेनाइज्ड होके आपस में बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट की, विच बॉन्ड, इट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड, दिस वन इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी कई सारी न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होना स्टार्ट हो गई, तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट बना, इट इज नेक्स्ट लेवल इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग कि दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैन डायरेक्टली बिहेव एज, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैन डायरेक्टली बिहेव एज आरएनए व्हिच इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ऐसी ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अगर इन्वॉल्वमेंट आपको दिखा, तो अगर ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगी, देन इट विल leads to the formation of another type of nucleic acid, that is DNA, deoxyribonucleic acid। तो ओवरऑल यहाँ से जो कंक्लूड कर पा रहे हैं वो क्या है कि अगर आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आपको सबसे पहले बात करना चाहिए दैट इज नाइट्रोजिनस बेस, व्हाट इज दिस नाइट्रोजिनस बेस। फिर आपको बातें करनी चाहिए पेंटोज शुगर, फिर आपको बातें करनी चाहिए फॉस्फेट, फिर आपको क्या सीखना चाहिए कि नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कैसे बॉन्ड बना के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करा देती है, और फिर फाइनली न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉस्फेट के साथ ऑर्गेनाइज होके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करा देता है। और फिर फाइनली आपको क्या सीखना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मतलब ओवरऑल आप पता करना चाहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा, तो फिर हम लोग जब डीएनए पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसी दो चेन को हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट कराएंगे, तो इससे डीएनए, और डायरेक्ट वे में इट इट कैन बिहेव एज द आरएनए मॉलिक्यूल। आई थिंक ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो पीरियड है ये क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से जो मामला क्लियर हो पाया है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड, तो फर्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में आपको बातें करनी, इट इज ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। इट इज नाइट्रोजिनस बेस। अब एकदम ध्यान से, व्हाट इज बेस। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके केमिस्ट्री में बताया जाता है बेस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेफिनेशन। तो अब सवाल उठता है व्हाट इज बेस। बेस देखिए ध्यान से, जो अनयूजुअल बातें वो बिल्कुल नहीं होगी। व्हाट इज बेस, बेस बोलने का मेरा मतलब क्या होता है कि विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जिसको, जिसके पास जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती है वही डोनेट करता है। तो विच कैन डोनेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अगर डोनेट करने का एबिलिटी इसके पास है, तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज द बेस। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वो डोनेट करेगा ऑब्वियसली, तो इट इज नोन एज बेस। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है कि यहाँ पे बेस के जैसा जो एटम बिहेव करने वाला है, इट इज नाइट्रोजन। सो नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोजिनस बेस। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज नाइट्रोजिनस बेस। हम क्या बोले, फिर से सुने आप। बेस मीन्स जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में आफ्टर बॉन्डिंग अगर लोन पेयर रह जा रही है, तो इस लोन पेयर का डोनेशन किया जा सकता है। और ये डोनेशन वाला एबिलिटी अगर बचा हुआ एटम के पास, दैट इट कैन, दैट देन इट कैन बिहेव एज द बेस। एंड इफ नाइट्रोजन एटम स्टार्ट्स टू बिहेव एज द बेस, so this particular compound is known as nitrogenous base। it is known as nitrogenous base। नाइट्रोजनस बेस को दो मेजर कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। अभी दोनों के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपके लिए। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज प्यूरीन्स। इट इज प्यूरीन्स। एंड द अनदर कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज पायरिमिडीन्स। इट इज एक्चुअली नोन एज पायरिमिडीन्स। अभी अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी डिटेल में डिस्कशन हो नहीं रहा है, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो प्यूरिन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एडेनिन, first one is adenine, another one is guanine,
Pyrimidine is also further of three types. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज साइटोसिन, सेकंड वन इज थाइमीन, एंड द थर्ड वन इज यूरासिल। तो देर आर ओवरऑल अगर नंबर के बारे में बात करें तो टोटल 5 टाइप्स की हो गई, लेकिन अगर आप मेजर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजिनस बेस इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड द अनदर वन इज पायरिमिडिन। अब क्या है कि अब आपको इनकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करना होगा, तब जाके चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आइए हम लोग करेंगे बात अभी जो इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेस का। तो आइए एक एक करके करते हैं बात। पहले चलिए अपना डिस्कशन हम लोग करेंगे पायरिमिडिन्स के ऊपर। पैरामिडिन्स के ऊपर डिस्कशन करने का कुछ एडिशनल बेनिफिट है, वो भी बताते हैं तो आपको पता चल पाएगा। तो अभी क्या है कि एक और बात है, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप की होती है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप अभी से डिफरेंसेस नोटिस करते चले, तो आपको लास्ट टाइम में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे अगर आप बताएंगे, हम साइड वाइज नोटिस करते चलते हैं। ये जो डीएनए है ना, तो किसी एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड में मैक्सिमम 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेस ही प्रेजेंट हो पाएगी। तो डीएनए के अंदर एडेनिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, एंड द लास्ट टाइप इज थाइमीन। और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंसेस आ जाता है कि एडेनिन, guanine, cytosine, and instead of thymine there is uracil. So this is the difference between DNA and RNA on the basis of nitrogenous base. अब चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस के डिटेल डिस्कशन के बारे में। तो अब आइए अब बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी थोड़ा सा रिवर्स मैनर में हम लोग चलेंगे। तो आइए सबसे मेजर कैटेगरी जो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं, इट इज पायरिमिडीन्स। इट इज पायरिमिडीन्स। थोड़ा सा क्या है कि हम लोग उल्टा चलेंगे। तो पायरिमिडीन्स, अब पायरिमिडीन को ही क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। पायरिमिडीन एक्चुअली क्या है कि रिंग रिंग वाला स्ट्रक्चर है। इट इज रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे टोटल सिंगल रिंग मतलब एक ही रिंग है जिसका इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा, और इस रिंग में टोटल 6 मेंबर्स आपको दिखने वाले हैं। समझना है बात को। तो एक सिंगल रिंग जो है वो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाती है, और इस रिंग में टोटल 6 मेंबर आपको दिखना है। अच्छा, ये रिंग जो है ना, इट इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो इस रिंग के जनरली रिंग का जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली कार्बन ही होता है। तो अभी क्या है, इस कार्बन की जगह पे कोई और डिफरेंट एटम्स होनी है इधर। तो नाम देखो ध्यान से, नाइट्रोजनस बेस। तो कार्बन के अलावा अगर किसी का आप डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, इट इज नाइट्रोजन। तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स, तो देखो ध्यान से, आउट ऑफ दिस 6 मेंबर 2 मेंबर तो होने वाले हैं नाइट्रोजन, और जो 4 मेंबर होंगे वो इट इज कार्बन। तो ऐसा कुछ रिंग है जो आपके पास विजिबल होगा। अब पायरिमिडिन के रिंग का एक और स्पेशलिटी है, जब इस रिंग में आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग करना है आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी नोटिफाई करेंगे तो विजिबल हो जाएगी चीजें। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है वो आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग जो होगा, नंबरिंग मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप नंबरिंग करते आते हैं कार्बन का, तो वैसा ही कुछ नंबरिंग जो आप इधर करेंगे। तो नंबरिंग इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाओ, अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है पैरिमिडीन का उसको डिस्कस, और फिर फाइनली उसका यूज करके हम और भी बना लेंगे। तो सबसे बेसिक रिंग जो पैरिमिडीन का होता है, देखो ध्यान से, अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कॉमन हम कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज बेंजीन। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद है तो देखो ऐसा ही कुछ होता है, और वो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन। तो बिल्कुल वैसा ही, चलो पहले बेंजीन के जैसा बना लें, जिसमें अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है और साइक्लिक रिजोनेंस हमको विजिबल होता है। तो अभी क्या, अगर आप ऐसा बना के छोड़ दें तो यहाँ से एक बात पता चल जाती है क्या, कि यहाँ टोटल 6 मेंबर है, और अगर आप ऐसा छोड़ देंगे तो 6 मेंबर कार्बन होगी, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं 2 मेंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन और 4 मेंबर जो है कार्बन को होना है। तो अब यहाँ पे 6 मेंबर तो होनी नहीं है कार्बन, तो अब कौन कौन से लोकेशन पे हटाना है कार्बन को, आपको ये पहले नोटिस करना पड़ेगा। तो देखो, एक तो ये वाला लोकेशन है जहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या प्रेजेंट है, इट इज नाइट्रोजन, और दूसरा ये वाला लोकेशन। तो दिस ये जो 2 लोकेशन आपको दिख पा रही है, तो यहाँ पे क्या करना है कि नाइट्रोजन को प्रेजेंट करा देना इंस्टेड ऑफ कार्बन, और टोटल आप पहले लिख चुके हैं कि 2 नाइट्रोजन होनी है और 4 होनी है कार्बन। अब रहा बात नंबरिंग का, नंबरिंग को ध्यान से देखिए आप।
आप नंबरिंग को ध्यान से देखें तो नंबरिंग अभी क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मामला उलझता है, इसलिए आप ध्यान से नोटिस करें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होनी चाहिए। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलने का मतलब, क्लॉकवाइज बोलने का मतलब हो जाता है दिस वन, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं। एंटी क्लॉकवाइज बोलते तो फिर कुछ ऐसा हो जाता। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो मामला है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलते तो ये कुछ ऐसा हो जाता है मामला, दिस वन। तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस वन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ नंबरिंग किस में होना है, नंबरिंग होना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इस नाइट्रोजन को नाम दे रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ, दिस वन इज द फिफ्थ एंड दिस वन इज द सिक्स्थ। तो ये ओवरऑल नंबरिंग है। तो ये रिंग एक्चुअली क्या है, ये पाइरिमिडीन की बेसिक रिंग है, बहुत ध्यान से। पाइरिमिडीन की बेसिक रिंग बोलने का मतलब, बेसिक रिंग बोलने का मतलब है कि पाइरिमिडीन जो 3 टाइप्स की आप मेंशन करके रखे हैं ना, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, उन तीनों के स्ट्रक्चर में ये रिंग तो आपको प्रेजेंट दिखेगा ही दिखेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए दिस इज द बेसिक रिंग ऑफ द पाइरिमिडीन। अब देखो, अब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो आइए एक बार एक्सप्लेन करें। अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक वेट इट इज एक्चुअली 14, जो नॉर्मल वाली है, हैवी वाली 15 होती है। तो आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो 2 और 5, तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, इट इज 5। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में टोटल 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, तो मतलब तीनों बॉन्ड को बनाने में नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा होगा। तो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, वो तो कंज्यूम हो गई इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है इधर, वो कितनी 2 इलेक्ट्रॉन है इधर बच गई आउटर मोस्ट सेल के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है पेयर एक है, और एंड दिस पेयर इज एक्चुअली नोन एज लोन पेयर। तो अभी आप देखें यहाँ ध्यान से, एक्चुअली लोन पेयर प्रेजेंट है किसमें, इस रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अभी क्या है कि आप इस लोन पेयर को डिनोट कर दें, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोजनस बेस रखा गया है, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के बाद बच गई है, तो इसका मतलब इनका डोनेशन हो सकता है। तो नाइट्रोजन कैन बिहेव एज द बेस, so this particular compound is considered as the nitrogenous base, I think clear। अब क्या करना है कि जो टाइप्स ऑफ पाइरिमिडीन थी, इन डिफरेंट टाइप्स की पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर आपको समझना और पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, जिसमें आपके लिए मामला बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट वन हम ले रहे हैं, दिस फर्स्ट वन इज साइटोसिन। बेसिक रिंग पाइरिमिडीन का ऊपर बना हुआ है और आपको इसी को रिपीट करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो फिर इसमें करना क्या, बेसिकली हम यहाँ देखो नाम लिखते हैं, इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होनी है। कौन से पोजीशन पे, इट इज ऑन सेकंड पोजीशन। तो 2 ऑक्सी, देन 4 एमिनो, मीन्स फोर्थ पोजीशन जो आप नंबरिंग में लिखे वहां पे एक NH2 एमीन वाली ग्रुप प्रेजेंट होगी। और इसके बाद कुछ और नहीं करना है, इसके बाद क्या है, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो पाइरिमिडीन का बेसिक मामला है उसको लिख देना है। तो इट इज एक्चुअली नोन एज पाइरिमिडीन, इट इज एक्चुअली नोन एज पाइरिमिडीन। तो क्या बोल रहे हैं हम, साइटोसिन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। साइटोसिन में ऐसा ही एक रिंग बनाना है जिसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी वाला ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे एमीन वाले ग्रुप को आपको प्रेजेंट कराना है। तो आइए करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी चीजें। आइए स्टार्ट करें। जैसे देखो, एक बेंजीन वाला रिंग बनाना है तुमको, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है हमेशा। ये कुछ बेंजीन जैसा रिंग बन गया। अभी क्या है, अभी ये मान लीजिए, ये अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड, 2 पोजीशन पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन होना है, और ये दोनों पोजीशन, एक तो ये वाली पोजीशन है एंड अनदर पोजीशन इज दिस वन। ठीक, नंबरिंग आपको पता है बिल्कुल, 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4th 5th एंड 6th। तो ये रहा कुछ नंबरिंग। अब करना क्या है इसमें, ऐसा तो होना नहीं है, ऐसा होना नहीं है, तो फिर इसमें चेंजेस क्या लेके आ रहे हैं आप। तो चेंजेस के नाम पे हम क्या ला रहे हैं कि सेकंड कार्बन पे, सबसे पहली बात क्या है कि जो सेकंड कार्बन पे है वहाँ ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हम प्रेजेंट कराएंगे। तो सेकंड कार्बन पे आइए ऑक्सीजन वाला ग्रुप प्रेजेंट करें। डबल बॉन्ड हटाना जरूरी था, क्यों, क्योंकि वैलेंसी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ प्रेजेंट कराएंगे। हालांकि उसको हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ के लिए अनयूजुअल हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ क्या है, सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सी वाला ग्रुप हम प्रेजेंट करा दिए। तो एक तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और फोर्थ पोजीशन पे एमिनो, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट करा दिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोसिन। तो मामला बहुत आसान सा होता है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने का आवश्यकता है। आइए, तो साइटोसिन के अलावा और भी तो था सर, बिल्कुल था।
साइटोसिन के अलावा और भी थी, कौन कौन सी? एक तो थी थाइमीन, एक थी थाइमीन। अब थाइमीन का भी ऐसा ही एब्रिविएशन चलो हम लिख लेते हैं, क्या इसका जो नेम है, इट इज 2,4 डाईऑक्सी, मतलब 2 बार जो है ऑक्सीजन वाला ग्रुप आपको प्रेजेंट कराना है, एंड 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन, पायरिमिडीन बेसिकली। तो अब देखो स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करना स्टार्ट करें तो मेरे पास पैरामीटर एकदम बिल्कुल सेम सेम, आप एक ट्रेंड पकड़ लें उसी को बार बार फॉलो करें। चलो हम लोग बेंजीन बनाते हैं, तो बनाइए बेंजीन। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर एक फॉर्म किए, अल्टरनेट फैशन में डबल बॉन्ड हम दे दिए यहाँ पे, ताकि वो साइक्लिक रेजोनेंस डिनोट कर पाए। अब क्या करना था, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन रखते हैं, तो पहले आप रख लीजिए। ये एक तो पोजीशन सर ये वाला है, एंड द अनदर पोजीशन इज दिस वन, ठीक, एंड दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस वन इज द सेकंड, this one is the third, this one is the fourth, this one is the fifth position, and this one is the sixth। पहले डिसाइड हो गया 6 मेंबर्स की रिंग होनी है, तो ऐसा हम कर दिए। अब क्या करना है, अब देखो नेमिंग पे ध्यान दीजिए। 2,4 डाईऑक्सी, क्या करना है आपको, 2,4 डाईऑक्सी, तो कोई बात नहीं, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाएं आप, और ये वाली डबल बॉन्ड भी हट जाएगी टू कंप्लीट द वैलेंसी। आप अभी यही समझें। तो अभी क्या है, इन दोनों लोकेशंस पे क्या करना है, इन दोनों लोकेशंस पे आपको डबल बॉन्ड का प्रेजेंस दिखाना है, और जिसके थ्रू आप प्रेजेंट दिखा पाएंगे ऑक्सीजन को अटैच। तो ये 4th पोजीशन पे हो गया, और ये सेकंड पोजीशन पे 2,4 डाईऑक्सी हो गया। अब क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, बस 5th पोजीशन पे मिथाइल का प्रेजेंस दिखाना है। तो दिस इज द मिथाइल, तो इट बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन, इट बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। तो एक और टाइप की जो पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस है, एंड द नेम इज, एंड द नेम इज दैट इज यूरासिल। ये तो काफी आसान है। यूरासिल, यूरासिल का देखो हम नाम लिखते हैं, आप समझिएगा बात को। यूरासिल के नाम में हम क्या लिखेंगे, 2,4 डाईऑक्सी, इट इज 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, इट इज 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो आप ध्यान से नोटिस कर लीजिए, सर ऐसा तो कुछ इधर भी था, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, लेकिन हाँ इधर क्या थी कि एक 5 मिथाइल एक्स्ट्रा दिख गई थी। तो कोई बात नहीं, एक काम करिए कि 5th पोजीशन पे मिथाइल को नहीं डालना है, बस बाकी इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बन पा रहा है आप उसको नोट कर दीजिए। चलो इसी के ऊपर हम बना के दिखाते हैं आपको यहाँ पे। हालांकि आप आसानी से आप सोच सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वही जो पैरामीटर है अपना, बेंजीन बनाओ, बेंजीन बना दिए। अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट कराइए आप, उसको इरेज करते हैं, लेकिन आप फिर भी कराइए। शुरुआती टाइम में प्रैक्टिस करने में ये जरूरी है, फिर आपका काम थोड़ा सा आसान कर देगा। जैसे इस पोजीशन पे नाइट्रोजन, इस पोजीशन पे भी होती है नाइट्रोजन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3 देन 4, दिस वन इज 5th, और ये 6। तो अब क्या करना है, अब 2,4 डाईऑक्सी, 2,4 डाईऑक्सी, तो ये सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया, एंड दिस इज द 4th पोजीशन जो इधर अटैच हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया यूरासिल का। मतलब आप थाइमीन को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थाइमीन इज एक्चुअली द 5 मिथाइल यूरासिल। यूरासिल में कुछ मत करिए, आप 5th पोजीशन पे बस एक मिथाइल ग्रुप को लेके चले आइए, तो इट बिकेम द स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमीन। तो ये डिस्कशन था पहले कैटेगरी के नाइट्रोजनस बेस का, दैट इज पायरिमिडीन, दैट इज पायरिमिडीन। क्लियर है मेरे हिसाब से यहाँ तक? चलिए, अब जो दूसरे कैटेगरी की मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है, इट इज प्यूरीन, इट इज एक्चुअली प्यूरीन। तो अब प्यूरीन का डिस्कशन हम लोग करते हैं, व्हाट इज दिस प्यूरीन, और इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में भी करेंगे बात। एक बात और अगर आप पायरिमिडीन में देख पाए, तो पायरिमिडीन वाले रिंग में जो है ना, रिंग रिंग में बात कर रहे हैं, रिंग से आउटसाइड नहीं, रिंग में जो है टोटल 2 ही लोकेशन है जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट आपको दिख रही है। कौन कौन सा? एक तो सर 1st पोजीशन, और एक है 3rd पोजीशन, जहाँ पे आपको नाइट्रोजन का प्रेजेंस दिखा, और ये नाइट्रोजनस ही एक्चुअली जो है बेस की तरह बिहेव कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, दैट इज पायरिमिडीन। अनदर कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज प्यूरीन। तो अब आइए प्यूरीन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे थोड़ा डिस्कस करें, तो फिर आपका जो नाइट्रोजनस बेस वाला सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड कैटेगरी इज ऑफ प्यूरीन्स। प्यूरिन के पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टी को वैसे ही नोटिफाई करें, जैसे हम लोग पायरिमिडिन के केस में किए थे। प्यूरिन में अगर आप बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था, तो इधर क्या, इधर डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब 2 रिंग आपको दिखने वाली है, और दोनों रिंग को मिला के
दोनों रिंग को मिला के ओवरऑल 9 मेंबर्स का प्रेजेंस आपको दिखेगा। 9 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन बोथ रिंग्स। दोनों रिंग को मिला के टोटल 9 मेंबर्स का प्रेजेंस दिखेगा। रिंग ऑफ प्यूरिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब ये यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अभी कार्बन के अलावे रिंग में आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कार्बन के अलावे यहाँ भी आपको क्या है, नाइट्रोजन रिंग में दिखने वाली है ऑब्वियसली। तो देखो आउट ऑफ दिस 9 मेंबर, 4 तो आपको दिखने वाली है नाइट्रोजन रिंग में, और 5 दिखना है कार्बन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो नंबरिंग करना है, यहाँ का नंबरिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। यहाँ नंबरिंग आपको करना है, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही सिस्टम जो है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। नेमिंग का जो डायरेक्शन है ये ऐसे नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ ये मैनर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हम लोग नेमिंग प्रोसीड करेंगे यहाँ पे भी। अभी क्या है कि अब 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन से मिलकर बनने वाला है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम नाइट्रोजन का पोजीशन लिख देते हैं। आप नोटिस करिएगा, जो नाइट्रोजन का पोजीशन है फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड नाइन्थ, ये रहने वाला है पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब क्या है, इसके अलावा बेसिक रिंग अगर बनाना चाहते हैं, मतलब प्यूरिन का जो रिंग है वो एक्चुअली कैसा होता है, तो इधर आइए हम रिंग पहले बना लें। रिंग में कुछ नहीं करना है, सुनो फिर से। रिंग में क्या करना है आपको, कि सबसे पहले तो आपको एक पैरिमिडीन वाला रिंग इंक्लूड कर लेना है। तो आइए पैरिमिडीन वाला रिंग इंक्लूड कर लें। पैरिमिडीन तो सर हम खुद बनाते थे बेंजीन की मदद से, तो कोई बात नहीं, बेंजीन का हेल्प लेके हम बना लिए। अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड रख दिए। अब क्या करते थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको पता था कि इस 6 मेंबर में से 2 तो नाइट्रोजन होती है, पोजीशन भी याद हो गया है। एक तो ये वाला और दूसरा यहाँ पे। नंबरिंग इसका अलग चलता था। इसका नंबरिंग क्या था, यहाँ से आप स्टार्ट करते थे, आगे की तरफ प्रोसीड करते थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, तो नंबरिंग आप इधर ना करें। अभी देखो इसके बाद जब अभी हम कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि टोटल 9 मेंबर्स थी, तो इस रिंग में तो 6 मेंबर रिंग है। तो अभी क्या है कि इसके बाद यहाँ से ओवरऑल बढ़ाना क्या है, देखो यहाँ ध्यान से एक बार सोचिए तो आपको पता लग जाएगा। 6 मेंबर में 2 नाइट्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए, तो कार्बन एक एक्स्ट्रा आपके पास बचा हुआ है सिर्फ एक, और बाकी 2 क्या बचा है, नाइट्रोजन। तो 6 और 3 9, टोटल 9 मेंबर रिंग होना है। तो अभी क्या है कि एक नाइट्रोजन इससे अटैच होती है, दिस इज द कार्बन। इधर फिर से क्या है, इट इज नाइट्रोजन, और यहाँ पे रिंग जो है वापस से क्लोज हो जाता है। तो दिस इज द 9 मेंबर रिंग, बेसिक रिंग ऑफ पायरिमिड सॉरी प्यूरिन्स। अब इनमें अगर नंबरिंग को अगर आप नोटिस करेंगे, तो नंबरिंग का डायरेक्शन क्या है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी नंबरिंग क्या है कि अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, दिस इज द फर्स्ट, this one is the second position, this is the third, this is the this is the third, this carbon is the fourth carbon, this is the fifth carbon, this is the sixth carbon। इसके बाद मामला इधर से घूमेगा 7th 8th एंड 9th। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मामला चला गया है, नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई ओवरऑल। तो ये आपके सामने ऐसा है। अभी अब लेकिन प्यूरिन भी 2 टाइप का था। यूरिन भी 2 टाइप का था, एक तो था कौन सा, एडेनिन, एक थी एडेनिन। तो आइए, फर्स्ट टाइप ऑफ प्यूरिन इज एडेनिन एंड सेकंड टाइप ऑफ प्यूरिन इज एक्चुअली ग्वानिन। तो चलिए पहले हम लोग एडेनिन को डिस्कस करें। तो एडेनिन में क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। एडेनिन इज 6 एमिनो प्यूरिन। मतलब प्यूरिन का जो बेसिक रिंग आपको मिला हुआ है, उस बेसिक रिंग में सिर्फ आपको क्या करना है कि 6th पोजीशन पे एक NH2 ग्रुप को ऐड कर देना है, एमिनो ग्रुप को। तो बस आपका जो है काम क्लियर होने वाला है। तो अब आइए, ये बेंजीन की मदद से हम लोग बनाते हैं, तो आप कई बार बोल चुके हैं। ये रहा, फिर इधर से ये नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड, इधर यहाँ वापस से नाइट्रोजन, और ये इस ऐसे अटैच हो जाने वाली है। 2 लोकेशंस जो खाली छोड़े हैं, मेरा पर्पस क्या है कि यहाँ भी नाइट्रोजन और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी नाइट्रोजन, अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड होगी, बिल्कुल होगी। तो आप प्रेजेंट कराइए दिस दिस दिस। तो ये हो गया बेसिक रिंग ऑफ द प्यूरिन। अभी क्या करना है, अभी नंबरिंग आपको याद है, नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन वुड बी 6। तो 6 पोजीशन पे क्या करना है कि एक NH2 ग्रुप को ले जाके लगा देना, दिस इज। तो ये बन गया आपके सामने एडेनिन। अब जो नाइट्रोजन का पोजीशन एक बार कंफर्म करो जी, फर्स्ट, थर्ड,
7, 6 यहाँ हो गया, दिस इज द 6th कार्बन, तो यहाँ दिस इज द 7, 8 और ये 9। तो मामला क्लियर है कि फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th, दिस इज द डायरेक्शन पोजीशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ग्रुप ऑफ प्यूरिन। अब अगर बात करें दूसरे टाइप की प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, तो दिस वन इज द ग्वानिन। ग्वानिन का भी एक शॉर्ट में नोटिफाई कर लेना है आपको स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्वानिन जो है वो थोड़ा सा इससे अभी नेक्स्ट लेवल पे है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगी, तो इट इज द एमिनो, 2 एमिनो, सेकंड पोजीशन पे एमिनो, और सिक्स पोजीशन पे ऑक्सी वाला ग्रुप, मतलब वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन वाला ग्रुप, और इसके बाद प्यूरिन। तो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली ऑफ ग्वानिन। तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। आइए इस वाले रिंग में हम नोटिफाई करके दिखाएं तुमको। तो सेकंड पोजीशन पे क्या रखना है, सेकंड पोजीशन पे रखना है सर किसको, किसको, इट इज एमीन ग्रुप को। तो यहाँ चलिए NH2 वाला ग्रुप जो है हम प्रेजेंट करा दिए सेकंड पोजीशन पे, दिस इज द सेकंड कार्बन। अब क्या करना था आपको, 6th पोजीशन पे ऑक्सी वाला ग्रुप प्रेजेंट कराना है। तो इस डबल बॉन्ड को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो अभी देखो ध्यान से, अभी क्या करेंगे कि इस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन एटम को अटैच करा दिए, तो दिस इज द ऑक्सी ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी अब आपके सामने बन गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। और आप वापस से रिपीट करेंगे तो नंबरिंग नाइट्रोजन का फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9 बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दिस इज इलेबोरेटेड डिस्कशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस which get involved in the formation of न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड आगे चल के फाइनली बनाती है न्यूक्लिक एसिड, वो आपको पता है, पूरा ऑर्डर अपना डिस्कस किया हुआ है। तो इससे आगे हम लोग अब प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपलोड होता रहेगा सीक्वेंस वाइज। तो अभी हम लोग कवर करेंगे पूरे अप टू स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अभी सारी इलेबोरेटेड डिस्कशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के एग्जाम तक के पैटर्न को कवर करती है, आपका कोई भी क्वेश्चन इधर से मिस नहीं होने वाला है। तो बाकी जो है अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ से टू बी कंटिन्यूड। बाकी थैंक यू।